हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RVSC गुरुजी। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो चैप्टर 1 है NCERT मैथ्स में रियल नंबर्स, उसका हम ये जो है लेक्चर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं। हमने पहला और जो दूसरा वीडियो था उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 की पूरी थ्योरी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चंस कर लिए, एग्जाम्पल्स हमने कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 पर, और 1.2 करने से पहले हमें कुछ थ्योरी की जो चीज़ें हैं या कुछ कंसेप्ट है वो पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट के बारे में ही करने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास जो है कुछ एक चीज़ें जो है वो आपने पुरानी क्लासेज में, छोटी क्लासेज में पढ़ ली, उनको भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप एक बार ध्यान से सुने कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर काम आने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स। सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए किसके बारे में? प्राइम नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। हमारे पास ऐसे नंबर जिनके कौन कौन फैक्टर होता है। फैक्टर्स हमारे पास ऐसे नंबर जिनके फैक्टर कौन कौन होता है। एक तो 1 होता है और एक फैक्टर खुद होता है। एक फैक्टर कौन होता है? खुद जो नंबर हमने लिया है वो होता है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमें तो फैक्टर भी नहीं पता, फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर 12 मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? 12 मैंने एक एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ हमारे पास मैंने इसमें देखा कि इस 12 में किस किस का डिवाइड हो सकता है, कौन कौन से नंबर्स का डिवाइड हो सकता है। तो मैंने कहा कि सर यहाँ 1 का डिवाइड हो सकता है, सर यहाँ 2 का डिवाइड हो सकता है, सर यहाँ 3 का डिवाइड भी हो सकता है, 4 का डिवाइड भी हो सकता है, 6 का डिवाइड भी हो सकता है और 12 का डिवाइड भी हो सकता है। तो जिन नंबर्स का यहाँ पर हमारे पास ये डिवाइड हुआ 1, 2, 3, 4 और 6, 12, ये जितने भी हमारे पास नंबर हुए जिनका 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, ये जितने भी नंबर जो हमारे पास हुए जिनका 12 में डिवाइड हो गया वही होते हैं फैक्टर्स। वही क्या होते हैं? फैक्टर्स। तो कहने का मीन ये है कि जब हम किसी नंबर को लेते हैं और उस नंबर में जिस नंबर का डिवाइड होता है वही उसके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। मैंने क्या कहा कि हमें प्राइम नंबर बताने हैं। मैंने कहा प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो आप देखेंगे कि कई ऐसे नंबर होते हैं जिनमें केवल 1 का डिवाइड होता है, मतलब 1 फैक्टर होता है। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, और उसके अलावा उस नंबर का खुद का डिवाइड होता है, वो खुद भी उसका फैक्टर होता है, उसके अलावा और कोई दूसरा नंबर उसका फैक्टर नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सर 11 है। अब आप जानते हैं कि सर 11 में एक तो 1 का डिवाइड होगा, 1 में तो सभी का डिवाइड होता है, और दूसरा खुद 11 का डिवाइड होगा, और इसके अलावा कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जिनका 11 में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिया कि सर हमारे पास जैसे 19 है। अब 19 में जो है वो 1 का डिवाइड होता है, 19 में खुद 19 का डिवाइड होता है। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका 19 में डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 41 है। सर 41 में केवल 1 का और 41 का डिवाइड होता है। ऐसे हमारे पास केवल 2 फैक्टर हैं जिनका डिवाइड किस में हो जाए? 41 में हो जाए। तो हमने ये देखा
कि हमारे नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ भी 2 फैक्टर है, यहाँ भी 2 फैक्टर है, यहाँ भी 2 फैक्टर है। तो ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। और प्राइम नंबर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जिनमें 1 का और खुद नंबर का डिवाइड होता है उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज हमारे पास है को प्राइम नंबर। कि सर को प्राइम क्या होते हैं, ये भी हमें यहाँ पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अब एक चीज ध्यान से सुने कि हमारे पास कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जिनका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए या फिर फैक्टराइजेशन किया जाए तो उसमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता। मैंने कहा कि सर एक तो 15 के फैक्टराइजेशन करो, एक तो 15 के फैक्टराइजेशन करो और एक 8 के फैक्टराइजेशन करो। कि 15 के फैक्टर्स कौन कौन है? तो मैंने कहा कि जो इसका डिवाइड हो जाए, जैसे 1 का डिवाइड हो गया, यहाँ पर 3 का डिवाइड हो गया, यहाँ 5 का डिवाइड हो गया और उसके अलावा 15 का डिवाइड भी यहाँ हमारे पास हो जाएगा। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 में देखिए 1 का डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 2 का डिवाइड भी हो जाएगा, यहाँ 4 का डिवाइड भी हो जाएगा और यहाँ 8 का डिवाइड भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गए इनके फैक्टर, ये हो गए इसके फैक्टर। तो आपने देखा 15 के भी 4 फैक्टर हैं, 8 के भी 4 फैक्टर हैं, बट डिफरेंस क्या है दोनों में? तो आप कहेंगे कि सर 1 के अलावा आप 1 को छोड़ दें, 1 को छोड़ दें क्योंकि 1 का तो सभी में डिवाइड होता है। 1 को आप छोड़ दें तो देखेंगे यहाँ पर 3, 5, 15 है, यहाँ पर 3, 5 एंड 15 है और यहाँ देखेंगे 2, 4, 8 है, 2, 4, 8। ठीक है, अगर आपने 1 को छोड़ दिया तो यहाँ ये बचे, यहाँ ये बचे। मुझे बताओ यहाँ कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या? यहाँ कोई भी फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं है। मतलब इसका ये है कि जब भी हम ऐसे नंबर लें जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, तो ऐसे नंबर्स होते हैं को प्राइम्स, ऐसे नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर्स। मैंने वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्राइम नंबर हमारे पास होते हैं ऐसे नंबर जिनमें केवल 2 फैक्टर हों, उनको प्राइम नंबर कहा जाता है, या फिर ऐसे नंबर जिनका फैक्टर केवल 1 होता है और वो नंबर खुद होता है, उसको क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर कहा जाता है। लेकिन अगर हम को प्राइम की बात करें तो यहाँ पर ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा भी नंबर हमारे पास हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनको को प्राइम नंबर कहा जाता है, उनको को प्राइम नंबर कहा जाता है। तो ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। और क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं। एक बार आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लें। नोटबुक में लिखना जरूर है, क्योंकि अगर आपने केवल वीडियो देखकर ये सोचा कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको लिखना ही होगा नोटबुक में। आप इसको लिख लें पहले, फिर बढ़ते हैं हम आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास एक और हमें चीज छोटी सी पता होनी चाहिए, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। देखिए हमारे पास हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो प्राइम नंबर्स पढ़ लिए, एक हमने को प्राइम पढ़ लिए, और तीसरी चीज़ हमारे पास आएगी कंपोजिट नंबर्स। सर कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर्स ध्यान से आप सुने, ऐसे नंबर जैसा हमने अभी प्राइम नंबर पढ़े,
हमने प्राइम नंबर पढ़ा। प्राइम नंबर में क्या पढ़ा कि सर ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। हमारे पास ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि सर 12 का अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ क्या आएगा, तो मैंने कहा सबसे पहले आप 2 का डिवाइड करें, यहाँ हमारे पास 6 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर ये एक फैक्टर तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक फैक्टर तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, और उसके अलावा जैसा मैंने पीछे आपको कहा कि 1 सभी का फैक्टर होता है, 1 सभी का फैक्टर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 हो गया, 2 हो गया, और तीसरा कौन हो गया, 3 हो गया। एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया, और तीसरा 3 हो गया। तो यहां हमने देखा कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा आप प्राइम फैक्टर बोल दें, यहां पर 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर अगर हमारे पास होते हैं, प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना उनको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। तो जब 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हमारे पास होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि सर आप जो है वो 60 का क्या करें, फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने छोटी क्लास में पढ़ा था। प्राइम फैक्टराइजेशन सर हम ऐसे करते हैं, जिसको बच्चे एलसीएम बोलते हैं, जिसको बच्चे एलसीएम बोलते हैं, ये एलसीएम बोलना गलत है। जब हम केवल एक ही नंबर को लेते हैं तो उसको कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसको क्या कहा जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ देखें, हम सबसे पहले 2 का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 30, फिर 2 का डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 15, फिर हमने 3 का डिवाइड किया, हो गया 5, और ये हो गया 5 का डिवाइड करने पर 1। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये हमने इसको लिख दिया, 60 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया। आपने देखा कि यहां पर इसके 3 फैक्टर हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। 3 फैक्टर तो ये हो गए, और जैसा कि मैंने कहा 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है। तो यहाँ 3 और 1 हमारे पास कितना हो गए, 4 फैक्टर हो गए। मतलब कहने का ये है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। अगर हमारे पास 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कंपोजिट नंबर का जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। अगर आपको कंपोजिट नंबर की थ्योरी समझ में आ गई तो हमारे जो एक्सरसाइज 1.1 के जस्ट बाद में टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम। क्या है, फंडामेंटल थ्योरम जो है वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो यहां हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम क्या है वो एक बार आप ध्यान से सुने। फंडामेंटल थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ध्यान से सुने। फंडामेंटल थ्योरम, जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास होता है, मैंने कहा कि सर 120 है, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मैंने 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो यहाँ 2 का डिवाइड किया 60 टाइम्स हो गया, 2 का डिवाइड किया 30 टाइम्स हो गया, 2 का डिवाइड किया 15 टाइम्स हो गया, 3 का डिवाइड किया 5 टाइम्स हो गया, 5 का डिवाइड किया 1 टाइम हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 120 को क्या लिखा जा सकता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखें, 2 हमारे पास यहाँ कितने बार है,
2 हमारे पास यहाँ 3 टाइम्स है, तो हमने इसके 2 टू द पावर हम इसको एज अ पावर में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 टू द पावर 3 एंड ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 5। तो हम सर इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई। हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो 120 के प्राइम फैक्टर थे, 2 इसका प्राइम फैक्टर है, 3 इसका प्राइम फैक्टर है, 5 भी इसका प्राइम फैक्टर है। तो जब हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को उनके प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं, उसके प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो यही हमारे पास होती है फंडामेंटल थ्योरम। इसी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम कहा जाता है। मैं वापस एक बार आपको बता देता हूं कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम क्या है। कोई भी कंपोजिट नंबर हो, जब हम उसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से लिखते हैं प्रोडक्ट के रूप में, तो मैंने यहाँ पर इसको पावर में लिख दिया और ये प्राइम फैक्टर्स को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहां से ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है उसी को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम कहा जाता है। तो यहां पर हमारे पास ऐसे नंबर, ध्यान रखना कंपोजिट नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे कंपोजिट नंबर जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसी थ्योरम को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम कहा जाता है। उसी थ्योरम को क्या कहा जाता है, फंडामेंटल थ्योरम कहा जाता है। और ये फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास एलसीएम फाइंड करने में, एचसीएफ फाइंड करने में काम आती है, जो कि हम एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम। अब इसके बाद में फंडामेंटल थ्योरम अगर आपको और अच्छे से समझनी है तो हम इसके कई एग्जांपल्स एलसीएम एचसीएफ करने वाले हैं। उसके बाद में एक चीज आप ध्यान से सुने कि हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी हम किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के क्या करते हैं, प्रोडक्ट में लिखते हैं, तो वहां हमारे पास ये क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम होती है। अब हमारे पास इसमें एक चीज ये और दे रखी है कि हमारे पास जब भी कोई नंबर होता है तो उसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स है वो यूनिक होते हैं। यूनिक का क्या मतलब है सर यहाँ, तो यूनिक से ये हमारे पास मतलब है कि इसके जो प्रोडक्ट होंगे प्राइम फैक्टर्स के वो केवल एक ही टाइप के होंगे, एक से ज़्यादा टाइप के नहीं हो सकते। चाहे आप उनका ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है कि जैसे हमारे पास ये 2 मल्टीप्लाई 2 और इसको मैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूं। मैंने इस 2 को उठाकर यहां लिख दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया मल्टीप्लाई करने का, बट नंबर तो वही है हमारे पास, नंबर तो वही है हमारे पास, नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ। यहां पर हमारे पास 2 की पावर भी चेंज नहीं हुई, वो नंबर सेम रहेगा। चाहे उसका आप ऑर्डर चेंज कर दो वो नंबर सेम रहेगा। तो कहने का मीन ये है कि जब भी हम प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हर एक अलग अलग नंबर का जो प्राइम फैक्टर है वो यूनिक होता है। आपने 120 के लिए लिया, वो ये आया। जैसे मान लो मैंने 124 के लिए लिया होता तो क्या होता, क्या यही होता क्या सेम? नहीं सर, ये सेम नहीं होगा। 124 के लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, अलग होगा। जैसे मैंने इसमें 2 का डिवाइड किया 62 आया, 2 का डिवाइड किया यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर, ये हो गए हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर। तो यहाँ से और यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये अलग है, ये अलग है। तो इनके जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। इनके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। यही हमारे पास होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही हमारे पास है। ठीक है, एक बार आप इसको लिखें और फिर उसके बाद में हम कुछ एग्जाम्पल्स पर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 5। आप एक बार अगर आपके पास बुक है तो एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ें, अगर बुक नहीं है तो आपके पास स्क्रीन पर एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, उसको एक बार देखें, फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने एग्जाम्पल 5 देखा, हमारे पास एग्जाम्पल 5 है, मैं भी एक बार निकाल लेता हूँ। देखिए एग्जाम्पल 5 हमें दे रखा है, कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n। ऐसा नंबर है जिसमें हमारे पास क्या है, 4 टू द पावर n एक फैक्टर है। Where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0। यहाँ हमने देखा क्वेश्चन में ये दे रखा है, एग्जाम्पल 5 में हमें ये दे रखा है, कोई भी नंबर हो जो हमारे पास 4 टू द पावर n की फॉर्म में हो। जैसे मैंने कहा कि यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर है, n क्या है, यहाँ नेचुरल नंबर है, n यहाँ नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा 1 2 3 4 5 वो नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा कि 4 टू द पावर अगर n की वैल्यू 1 ले ली तो 4 हो जाएगा, 4 टू द पावर n की वैल्यू हमने 2 ले ली तो यहाँ 16 हो जाएगा, 4 टू द पावर अगर हमने 3 ले ली तो यहाँ 64 हो जाएगा। इसी तरीके से 4 टू द पावर हमने 4 ले ली तो यहाँ पर 256 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये जितने भी नंबर है 4, 16, 64, 256, ये सभी किसकी पावर में है, 4 की पावर में लिखे जा सकते हैं। ये सभी किसकी पावर में लिखे जा सकते हैं, 4 की पावर में लिखे जा सकते हैं। केवल और केवल आप इसको 4 की पावर में लिख सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि 4 की पावर से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं। आगे जैसे जैसे हम इसकी पावर को n की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास नंबर्स भी क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। तो ऐसे कई नंबर हमारे पास ऐसे हैं जिनको केवल आप किसकी पावर में लिख सकते हैं, किसकी पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में हमारे पास यह है कि जब भी आप 4 की पावर लेते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास नंबर बढ़ते जाएंगे, क्या उस नंबर में यूनिट डिजिट 0 आएगा, ये हमें बताना है। यूनिट डिजिट क्या होता है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, ये हमारे पास कोई नंबर है, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, यूनिट डिजिट कहा जाता है। हिंदी में कहें तो ये इकाई का अंक होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है यूनिट डिजिट, जैसे मैंने लिखा 780500, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। यहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो आपको पहले यूनिट डिजिट का पता होना चाहिए। अब अगर मान लो क्वेश्चन में हमें जैसा पूछा है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, यहाँ मैंने क्या कर दिया, यूनिट डिजिट को 0 ले लिया। मैंने यहाँ क्या ले लिया, यूनिट डिजिट को 0 ले लिया। अब यूनिट डिजिट को 0 लेने के क्या क्या मायने हैं वो एक बार ध्यान से सुनना। मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहता हूँ सर। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 4 5, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर 3 का डिवाइड हो जाएगा, क्या 3 का डिवाइड यहाँ हो जाएगा, तो मैं 3 का डिवाइड करता हूँ, यहाँ से 3 टाइम, 1 टाइम, 5 टाइम, ठीक है। फिर यहाँ से 3 का डिवाइड हो जाएगा 105 टाइम, फिर 3 का डिवाइड हो जाएगा 3 5 टाइम्स, फिर 5 का डिवाइड होगा 7 टाइम, और फिर 7 का डिवाइड होगा 1 टाइम। तो आपने क्या किया, इस 80 90 को लिखा इसकी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर 3 जो है वो 3 टाइम्स है, तो मैंने क्या लिया, इसकी पावर 3 ले ली। 5 और 7 फिर हमारे पास यहाँ है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस 0 का पता लगाना है कि ये सर 0 किसके कारण आया। ये जितने भी प्राइम फैक्टर मैंने लिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया, मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि सर ये जो यूनिट डिजिट जो 0 है, ये 0 किसके कारण आया वो आप मुझे बताएं।
तो मैंने कहा कि आपने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, एक तो यहां पर हमारे पास है सर 2, एक तो क्या है हमारे पास यहां 2, और दूसरा हमारे पास यहां पर है 5। जब आप 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। जब आप 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब हम 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां यूनिट डिजिट क्या आता है, 0 आता है। जब हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और जब हम 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वहां यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, ऑलवेज 0 हो जाएगा। तो आपने समझा होगा कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि 0 किस तरीके से आता है। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पर। कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि सर 4 टू द पावर n के कोई भी नंबर हो तो क्या उसमें 0 आएगा। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आप 4 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन करें सर। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n, क्या लिख सकते हैं हम इसको? क्या हम 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं? क्या हम 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। या फिर 2 मल्टीप्लाई 2 ये 2 बार है तो 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं हम। भाई हमारे पास 2 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब ये स्क्वायर है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हमने पीछे 9th क्लास में पढ़ा है कि जब स्क्वायर पावर के ऊपर पावर होती है तो वो दोनों एक दूसरे से हो जाते हैं मल्टीप्लाई, चलिए ठीक है सर, हमें यहां तक समझ में आ गया। बट हमने ये देखा कि अगर यहाँ हमें यूनिट डिजिट में 0 लाना है, और जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें आनी चाहिए, एक 2 आना चाहिए, एक 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन क्या यहाँ हमारे पास 2 के अलावा 2 तो यहाँ हमारे पास है, प्राइम फैक्टर में 2 तो है, यहाँ आप देखें प्राइम फैक्टर में 2 तो है, लेकिन क्या यहाँ प्राइम फैक्टर में 5 है? क्या यहाँ प्राइम फैक्टर में 5 है? सर नहीं, हमारे पास यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किया तो यहाँ 5 बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर 5 नहीं है तो क्या हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आ सकता है? सर नहीं आ सकता। तो अगर यहाँ 5 नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर अगर हमारे पास होता है तो वहाँ हमारे पास यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। तो हमने कहा 2 टू द पावर, सो 2 टू द पावर 2n इज नॉट डिविजिबल बाई 5, क्योंकि जो फैक्टर होता है वो डिवाइड भी होता है। जैसे 5 अगर इसका फैक्टर होता है तो ये 5 से डिवाइड भी होता। नॉट डिविजिबल बाई 5, हैंस और देयरफॉर 4 टू द पावर n इज नॉट एंड्स विद 0। तो आपको ये चीज जो है वो समझ में आई होगी, मैंने आपको ये क्या बताया। ठीक है, ऐसा ही कुछ हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 में है। एक बार आप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आपके पास स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 होगा। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, यहां पर 4 टू द पावर n था, अब हमारे पास 6 टू द पावर n है। तो मुझे बताएं जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे 6 टू द पावर n का तो क्या क्या होगा। तो सर हम जानते हैं 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 होता है। सर हम जानते हैं 6 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 होता है। तो हमने देखा यहां पर 2 है, यहां पर 2 तो है 0 लाने के लिए, बट 5
नहीं है, बट यहां पर 5 नहीं है। यहां 2 तो है लेकिन यहां 5 हमारे पास नहीं है, और 5 नहीं होने के कारण ये भी हमारे पास 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और 5 से डिविजिबल अगर नहीं है तो इसका यूनिट डिजिट भी 0 नहीं हो सकता। अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है, और 5 से डिविजिबल नहीं है तो यूनिट डिजिट भी हमारे पास 0 नहीं होगा। तो मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन जो एक जैसे थे वो करवा दिए। जैसा हमने यहाँ किया वैसा ही हमारे पास एग्जाम्पल 5 होगा। एक बार आप इसको घर पर करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन उम्मीद है मुझे समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए आगे हमारा जो टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ का है। तो एलसीएम एचसीएफ हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं। एक बार आप इसको लिख लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों एक साथ हम करने वाले हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, मैं एग्जाम्पल से आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ के बारे में, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ क्या इसका मीन होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, वो हम यहां देखने वाले हैं। ध्यान से देखें, हमारे पास 2 नंबर है सर। एक तो हमारे पास 50 है, ठीक है, एक तो हमारे पास 50 है, और दूसरा सर हमारे पास हमने लिया 128 है। एक हमारे पास 50 है, एक हमारे पास 128 है। चलिए 128 की जगह हम यहां पर 130 ले लेते हैं, यहां 130 है, ठीक है। ध्यान से सुने सर, मैं देखूंगा इस 50 के क्या क्या फैक्टर हैं, इसमें किस किस का डिवाइड हो सकता है, मैं ये देखना चाहता हूं। तो मैंने देखा कि यहाँ हमारे पास एक तो 1 का डिवाइड होता है सर, दूसरा 2 का डिवाइड भी हो जाएगा सर, तीसरा हमारे पास 5 का डिवाइड भी हो जाएगा सर, चौथा हमारे पास 10 का डिवाइड भी हो जाएगा सर, पांचवा हमारे पास इसमें 25 का डिवाइड भी हो जाएगा, और सर छठा हमारे पास यहाँ पर 50 का डिवाइड भी हो जाएगा। 50 में हमारे पास इन नंबर्स का डिवाइड होता है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए 1, 2, 5, 10, 25 एंड 50, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूं 130 के साथ। सर 130 में 1 का डिवाइड भी हो जाएगा, 2 का डिवाइड भी हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 का डिवाइड नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, 5 का हो जाएगा सर, 6 का भी नहीं होगा, 7, 8 का भी नहीं होगा, 10 का यहाँ पर हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम देखें 13 का हो जाएगा, फिर उसके बाद में हम देखें 20, 30, 40, यहाँ आप देखें एक बार, इसके बाद में इसका हाफ मैं कर देता हूँ 65 का हो जाएगा, और फिर उसके बाद में 130 का हमारे पास इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 130 के फैक्टर्स हो गए। अब ध्यान से आप देखें एचसीएफ में आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले तो हमने फैक्टर करे, सबसे पहले तो हमने फैक्टर किए, और फैक्टर के बाद में हमें क्या लेने हैं, ऐसे फैक्टर जो दोनों में कॉमन है, 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमने इनके फैक्टर कर दिए, फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि फैक्टर इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, कौन से कॉमन फैक्टर हमें लेने हैं। तो सर मैंने देखा यहाँ पर दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, दोनों में 10 भी कॉमन है, और उसके बाद में कोई कॉमन हमारे पास नहीं है। यहाँ हमारे पास 1 कॉमन है, यहाँ हमारे पास 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, 10 कॉमन है, ठीक है। ये हमने कॉमन फैक्टर ले लिए, ठीक है सर, मैंने कॉमन फैक्टर भी ले लिए। अब कॉमन फैक्टर लेने के बाद में हमें वो फैक्टर लेना है जो सबसे हाईएस्ट हो।
कॉमन फैक्टर लेने के बाद में वो लेना है जो सबसे हाईएस्ट हो। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहां पर सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 10। सबसे हाईएस्ट कौन सा है, यहां पर 10 है, तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से नंबर्स का, 50 का और 130 का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो गया, 10। ठीक है, ये होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा और डेफिनेशन बता देता हूं कि हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता कौन सा नंबर है। तो हमारे पास ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी एक नंबर ही होता है, लेकिन एक ऐसा हाईएस्ट नंबर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड दोनों नंबर में हो जाए। एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर, एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसका डिवाइड, इस 10 का डिवाइड जो है वो 50 में भी हो जाएगा और हमारे पास 130 में भी हो जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, मैं वापस एक बार आपको बता देता हूं कि हमारे पास एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर, एक ऐसा हाईएस्ट नंबर, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जिसका डिवाइड दोनों नंबर्स में हो जाए, उसी को क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। एक बार आप इसको लिख लें, फिर उसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे मैं आपको बताने वाला हूं एलसीएम के बारे में कि सर एलसीएम क्या होता है, उसके बारे में एक बार आप थ्योरी बताएं, फिर उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा है एलसीएम। सर एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, तो हम कहेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होती है हमारे पास इसकी फुल फॉर्म, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लीस्ट की जगह आप लोएस्ट भी बोल सकते हैं। लीस्ट मीन्स भी सबसे कम होता है और लोएस्ट मीन्स भी सबसे कम होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सर हमारे पास दो नंबर है, एक 24 है, एक 36 है। एक 24 है, एक 36 है। मैं जैसा पहले आपको एचसीएफ समझाया पूरा, वैसे मैं आपको ये बताने वाला हूं। ठीक है, तो यहां हमारे पास सर एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें, ध्यान से सुन लेना क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। एक ऐसा नंबर लेना है जिसमें इस नंबर का भी डिवाइड हो जाए और इस नंबर का भी डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर ऐसे तो बहुत सारे नंबर हमारे पास हैं, 24 का डिवाइड भी होने वाले, 36 का डिवाइड होने वाले बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं। लेकिन हमें वो बहुत सारे नंबर्स नहीं लेने, हमें लेना है लोएस्ट नंबर। हमें लेना है सबसे छोटा नंबर जिसमें 24 का डिवाइड भी हो जाए, 36 का डिवाइड भी हो जाए। तो सर कैसे पता करें, तो पता करने के लिए हम करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम करने वाले हैं, ध्यान से सुने। जब 24 का डिवाइड किया तो 2 से डिवाइड किया 12 होगा, फिर 2 से डिवाइड किया 6 होगा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। ये दोनों के हमारे पास क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब कैसे पता करें सर, यहाँ से एलसीएम हमारे पास क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, या फिर आप कहें एक ऐसा लोएस्ट नंबर होता है, एक ऐसा लीस्ट नंबर होता है जिसमें इन दोनों का डिवाइड हो जाए। तो कहने का मैंने आपको ये मतलब बताया कि आपको ऐसे फैक्टर यहाँ लेने हैं, ऐसे फैक्टर आपको यहाँ लेने हैं जिसमें हमारे पास इसके सभी फैक्टर आ जाए, इसके सभी फैक्टर आ जाए, लेकिन ध्यान रखें कम से कम। तो देखें, सबसे पहले मैं अगर देखूं कि यहाँ 2, 2 और 2 मैंने ले लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स 2 है, यहाँ भी हमारे पास 3 टाइम्स 2 आना चाहिए, तभी हमारे पास
डिवाइड हो पाएगा। यहाँ हमारे पास 2 है, 2 टाइम्स 2 है, यहाँ भी हमारे पास 2 टाइम्स 2 है, तो इसमें भी डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। अब हम 3 पर आते हैं, तो ध्यान से देखें 3 मल्टीप्लाई 3 हमें यहाँ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 2 टाइम्स 3 है, तो यहाँ 2 टाइम्स 3 होना चाहिए, तभी डिवाइड होगा। यहाँ 1 टाइम 3 है, तो यहाँ भी 1 टाइम 3 है, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि ये 2 के भी डिवाइड हो गए दोनों में, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसमें 24 का भी डिवाइड हो जाए और 36 का भी डिवाइड हो जाए। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। तो यहाँ हमारे पास दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 72 आ गया। तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, HCF हमारे पास एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है, HCF हमारे पास एक ऐसा हाईएस्ट नंबर होता है जिसका दोनों नंबरों में या 2 से ज़्यादा नंबर अगर हमें दे रखे हैं तो उनमें डिवाइड हो जाए। और LCM हमारे पास एक ऐसा लीस्ट नंबर होता, लोएस्ट नंबर होता है जिसमें दोनों नंबर का डिवाइड हो जाए। ठीक है, आगे मैं अब आपको बताने वाला हूं हाउ टू फाइंड HCF, हाउ टू फाइंड HCF। ठीक है, ध्यान से देखना, हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में HCF कैसे फाइंड किया जाता है, ध्यान से देखें। मैं वही एग्जाम्पल वापस ले रहा हूं यहाँ पर, 24 एंड 36। आपने देखा 24 को सर हम लिख सकते हैं 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3, और 36 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2। 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ 2 3 टाइम्स था और यहाँ दोनों 2 टाइम्स थे, इसलिए हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। अब अगर आपको HCF फाइंड करना है तो ध्यान से आप एक बार सुन लेना। C मतलब कॉमन होता है, तो यहाँ आपको पहले तो कॉमन फैक्टर देखने हैं। C मीन्स होता है कॉमन, तो पहले तो आपको ऐसे फैक्टर देखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो मैंने देखा सर यहाँ 2 दोनों में कॉमन है, 3 भी दोनों में कॉमन है, तो मैंने यहाँ 2 भी ले लिया और मैंने यहाँ 3 भी ले लिया। सबसे पहले मैंने कॉमन लिया, सबसे पहले मैंने कॉमन फैक्टर ले लिया। अब उसके बाद में मैंने देखा कि मुझे तो HCF चाहिए, मुझे तो HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ सर हमारे पास नंबर कैसे फाइंड करिए मुझे नहीं पता। मुझे तो यहाँ पर क्या दे रखी है, पावर्स दे रखी है, इसकी पावर ये 1 है, यहाँ तो मुझे पावर्स दे रखी है। तो एक चीज़ और ध्यान से आप सुने, जब भी HCF की बात आए तो H मीन्स होता है हाईएस्ट, H मीन्स होता है हाईएस्ट, बट हमारे पास यहाँ जो पावर्स होती है, हमारे पास यहाँ पर जो पावर्स होती है वो हम लेते हैं लोएस्ट पावर। कौन सी पावर लेते हैं? लोएस्ट पावर लेते हैं, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। वापस एक बार ध्यान से सुने, सबसे पहले जो नंबर आपको दे रखे हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हमने उनको पावर्स में कन्वर्ट कर दिया। पावर्स में कन्वर्ट करने के बाद में सबसे पहले हम C मीन्स कॉमन होता है, तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिए, और कॉमन फैक्टर लेने के बाद में ध्यान से सुनना, H मीन्स हाईएस्ट होता है, बट हमें जो पावर है वो लोएस्ट लेनी है, जस्ट उसका अपोजिट पावर लेनी है। तो यहाँ आप देखेंगे 2 की लोएस्ट पावर कौन सी है, यहाँ 2 पावर 3 है, यहाँ 2 पावर 2 है, तो सर मुझे दिख रहा है लोएस्ट हमारे पास कौन सी है, 2 पावर 2 है। मैंने देखा यहाँ पर 3 की पावर लोएस्ट कौन सी है, सर 3 की पावर हमारे पास लोएस्ट कौन सी है, 3 की पावर लोएस्ट 1 है। तो आप इसको क्या कर ले, सॉल्व कर ले, तो 2 to the power 2 4 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। कहने का मतलब ये है कि 12 हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जिसका डिवाइड 24 में भी हो जाएगा, 36 में भी हो जाएगा, और ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है, 12 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका 24 में भी डिवाइड हो जाए और 36 में भी डिवाइड हो जाए। 12 से बड़ा हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका डिवाइड 24 में भी हो जाए और 36 में भी हो जाए। तो ये होता है HCF फाइंड करने का तरीका। मैं आपको कई सारे जो आपके बुक में भी क्वेश्चंस है वो करवाने वाला हूँ, लेकिन आप एक बार इसको लिख लें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि सर ने क्या करवाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे
कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं वो देखने वाले हैं। तो एक बार हम एग्जाम्पल ही लेंगे। सुने ध्यान से, हाउ टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, मैं वापस जो अभी आपको एग्जाम्पल लिया था, कौन सा था एग्जाम्पल, 24 एंड 36 का, वही लेकर मैं बता रहा हूं। यहाँ पर 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 1 था, यहाँ पर 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 था। एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर C मीन्स क्या होता है, C मीन्स होता है सर कॉमन। क्या होता है, कॉमन। HCF में भी C मीन्स कॉमन होता है और LCM में भी हमारे पास C मीन्स कॉमन होता है। तो मैंने देखा यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन से हैं, तो मैंने लिया यहाँ पर 2 और 3 कॉमन फैक्टर है। मैं हाँ सर, यहाँ पर 2 और 3 कॉमन फैक्टर है। अब उसके बाद में मैंने कहा कि यहाँ L मीन्स लोएस्ट होता है, बट हमें यहाँ पर पावर क्या लेनी होती है, हाईएस्ट। बट हमें यहाँ पर पावर क्या लेनी होती है, हाईएस्ट लेनी होती है। HCF में हाईएस्ट का अपोजिट लोएस्ट पावर लेंगे और LCM में लोएस्ट का अपोजिट हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर आपको दिख रही होगी, 2 की पावर 3 है और यहाँ 3 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 2 है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 3 8 होता है, ये 9 होता है, 8 9 जा 72। आपने पीछे भी देखा होगा कि हमारे पास यहाँ इन दोनों का एलसीएम क्या आया था, 72 था। तो यहाँ से भी हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, 72 हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो कॉमन वाली हमारे पास एक याद रखने वाली चीज़ें कभी कभी क्या हो जाती है, इसमें मिस्टेक हो जाती है। क्या मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि सर हमारे पास एक 30 है और एक 36 है, इन दोनों को मैंने देखा तो यहाँ मुझे एलसीएम फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। क्या, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 का डिवाइड किया 15, 3 का डिवाइड किया 5, ये हमारे पास आ गया। यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे, 3 का डिवाइड, 3 का डिवाइड। मैं इसको इसी तरीके से लिख सकता हूँ और इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 2 और 3 to the power 2। इसको मैंने लिख लिया। जैसा कि आपने कहा अगर एलसीएम फाइंड करना है तो सर कॉमन लिया हमने, तो कॉमन फैक्टर कौन से, 2 और 3 है, तो ये 2 और 3 ले लिया। फिर उसके बाद में L मीन्स लोएस्ट होता है, बट हमें कौन सी पावर लेनी है, इसकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्या सर हमारे पास ये एलसीएम हो गया, क्या हमारे पास ये एलसीएम हो गया, नहीं, ये एलसीएम गलत है, ये एलसीएम गलत है। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं उसकी डेफिनेशन पर। एलसीएम की डेफिनेशन में मैंने ये बताया था कि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इस नंबर का डिवाइड भी हो जाए, इस नंबर का डिवाइड भी हो जाए। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इस नंबर का डिवाइड भी हो जाए, इस नंबर का डिवाइड भी हो जाए। चलिए हम देखते हैं क्या इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। यहाँ भी 2 to the power 2 है, यहाँ भी 3 to the power 2 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब मैं यहाँ डिवाइड करूंगा तो 2 और 3 तो डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास कौन बचेगा, 5 बचेगा। लेकिन हमारे पास कौन बचेगा सर, यहाँ 5 बचेगा। तो हम यहाँ 5 का डिवाइड नहीं कर पाएंगे, और अगर हम 5 का डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो एलसीएम इन दोनों ये जो नंबर है इन दोनों का एलसीएम नहीं हो सकता। अब क्या करें, तो एक चीज आपको एलसीएम फाइंड करने में ये ध्यान रखनी है कि जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेने ही है, जो कॉमन फैक्टर है वो तो लेने ही है और उनकी हाईएस्ट पावर भी हमें लेनी है, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेने पड़ेंगे, जो कॉमन नहीं है वो भी हमें लेने पड़ेंगे और उनकी भी हाईएस्ट पावर हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ 5 था तो आपको यहाँ 5 भी लेना पड़ेगा और 5 की पावर 1 ही हमारे पास हाईएस्ट है, तो यहाँ 5 की पावर 1 भी आएगा, यहाँ 5 की पावर 1 भी आएगा। एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाता हूँ, जैसे हमारे पास शायद बुक में कोई एग्जाम्पल होगा। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 26
एंड 91, दोनों का एलसीएम क्या होगा ये हमें बताना है। सर मैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करना चाहता हूँ, तो यहाँ 2 का डिवाइड किया 13 टाइम्स हो जाएगा और 13 का 13 में डिवाइड होगा। यहाँ से हम किसका डिवाइड करेंगे, 7 का डिवाइड करेंगे, 13 टाइम्स हो जाएगा। ये सबकी पावर क्या है, हमारे पास 1 है। HCF अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो HCF में तो केवल कॉमन नंबर हमें लेना है, कॉमन फैक्टर हमें लेना है। HCF में तो केवल कॉमन फैक्टर लेना है, तो कॉमन फैक्टर सर मुझे केवल 13 दिखाई दे रहा है। और हाईएस्ट मीन्स हमारे पास होता है, H मीन्स हाईएस्ट होता है, बट हमें इसकी कौन सी पावर लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो 13 की पावर दोनों में हमारे पास 1 है, तो यहाँ भी 1 ही रहेगी। तो HCF तो क्या हो गया, 13 हो गया। HCF तो क्या हो गया, 13 हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की। तो यहाँ कॉमन है, ये हमें मतलब नहीं है, कॉमन भी आपको लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी आपको लेना है। तो मैंने देखा 13 तो कॉमन था, तो मैंने कॉमन ले लिया। 2 और 7 दोनों में एक दूसरे में, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 7 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है, तो मैंने 2 और 7 भी लेना पड़ेगा। जो कॉमन नहीं है वो भी आपको लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कि अब हम इसकी पावर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास L मीन्स लीस्ट होता है, बट हमें पावर कौन सी लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। हमें पावर कौन सी लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो आप देखेंगे सबकी पावर 1 ही है, तो यहाँ 1 1 1 हमारे पास हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी नंबर होगा वो इनका LCM हो जाएगा। जो भी नंबर होगा वो इनका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, एक बार आप इसको लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले। अगर आप नहीं लिखना चाहते, बाद में अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे पास अगर LCM और HCF हो दो नंबर्स का, तो इनमें एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पर हमारे पास कई क्वेश्चंस होते हैं जो हम करेंगे। ठीक है, तो एक बार ध्यान से सुने कि मान लिया लेट 2 नंबर्स आर A एंड B। एक तो A है और दूसरा हमारे पास B है। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों का HCF भी फाइंड कर लिया A एंड B का, और इन दोनों का LCM भी फाइंड कर लिया। कुछ भी हो सकता है, HCF और LCM, A और B भी कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक रिलेशन होता है और ये रिलेशन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ध्यान से सुने, जब आप दोनों नंबर A को और B को मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप दोनों नंबर A को और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा इन दोनों के HCF मल्टीप्लाई इन दोनों के LCM के। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ नंबर्स। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है HCF, LCM और नंबर्स में। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाया है कि हमारे पास 2 नंबर अगर हों, कौन कौन से नंबर हों, एक तो 26 था, एक 91 था। तो मैंने 26 को और 91 को मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई होता है। तो 2 नंबर थे ना, A की जगह तो 26 ले लिया, B की जगह हमने 91 ले लिया। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था कि इनका HCF 13 था। एक बार आप पीछे देखें, अगर आपने लिखा है तो नोटबुक में देखें, इन दोनों का HCF क्या था, 13 था। और LCM की बात करें तो इनका LCM 2 × 7 × 13 था। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या दोनों हमारे पास इक्वल आते हैं क्या। तो ध्यान से देखना, एक बार मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ हमारे पास 6 1 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 9 6 जा 54, 54 and 2 56, 5 23। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारे पास ये है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारे पास 13 2 जा 26,
मल्टीप्लाई 13 7 जा 91 ही आएगा। ये भी हमारे पास 2366 ही आएगा और ये भी 2366 आएगा। मतलब इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे पास इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब दो नंबर हम लेते हैं तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये कई क्वेश्चंस करने में हमारे काम आएगा और हमें वेरीफाई करने के भी काम आएगा। तो अगर आपको ये थ्योरी का वीडियो समझ में आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल RBSC गुरुजी को सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो एक्सरसाइज 1.2 का होगा। एक्सरसाइज 1.2 में आपको उसमें कंप्लीट करवाने वाला हूं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।